नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम कैंपस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। कल के सेशन को जब हम एंड कर रहे थे उस वक्त हमने आपसे चर्चा की थी कि आज का सेशन हम रिमोट लोकेशन से ले पाएंगे, क्योंकि फिजिकली हम स्टूडियो तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा स्टूडियो प्रयागराज में है और आपको पता है कल प्रयागराज में शाही स्नान है। इस क्रम में हम स्टूडियो तक फिजिकली नहीं पहुँच पाते हैं, जिस कारण आपसे रिमोट लोकेशन पर कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, रिमोट लोकेशन पर आपके साथ संबद्ध हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में जो पहला टॉपिक है वो है 78वां भारतीय सेना दिवस। आज है 15 जनवरी और 15 जनवरी को फील्ड मार्शल करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। ये पहला अवसर था जब किसी भारतीय अधिकारी ने अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस बुचर की सेना का नेतृत्व ग्रहण किया था। यहाँ प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल सर फ्रांसिस बुचर का नाम महत्वपूर्ण होता है और फील्ड मार्शल करियप्पा का इसलिए क्योंकि वो हमारे पहले कमांडर होते हैं हमारी आर्मी के, जबकि सर फ्रांसिस बुचर ब्रिटिश के लास्ट कमांडर होते हैं जो भारतीय सेना का नेतृत्व करते हैं। फील्ड मार्शल करियप्पा के बारे में दो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि वो एक कुशल रणनीतिकार थे, उनके कारण ही भारतीय सेना वर्तमान में अपनी लेगेसी को धारण कर पाई है। आपने देखा हमारे साथ ही एक और हमारा पड़ोसी राष्ट्र भी स्वतंत्र हुआ था, जिसकी क्या वर्तमान स्थिति बनी हुई है। खोखला हो चुका है एक तरह से वो। उसकी सेना ने वहाँ पे क्या किया, किस तरह का सैन्य तख्तापलट किया, वहाँ पे दूसरी तरफ अब हमारी सेना का अनुशासन और गौरव देख पाएंगे। अच्छा, जो दूसरा फैक्ट है फील्ड मार्शल करियप्पा के बारे में वो ये कि जिस दिन यानी 15 जनवरी को सेना की कमांड संभालते हैं उस वक्त उसको आज हम भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं जिस दिन वो भारतीय सेना को कमांड छोड़ते हैं उस दिन को हम एक दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसको हम अभी इसी सेशन में, आज के सेशन में आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप जनरल करियप्पा के जिस दिन वो कमांड धारण करते हैं और जिस दिन कमांड को छोड़ते हैं, दोनों दिनों को हम सेलिब्रेट करते हैं। पहला दिवस हमने आपको बताया 15 जनवरी, जिसे हम इस दिवस के रूप में मनाते हैं, भारतीय सशस्त्र सेना दिवस के रूप में। उन्होंने 14 जनवरी को अपना कमांड छोड़ा था, उसको हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण घटना घटी है इस बार 2026 में भारतीय सेना दिवस परेड का आयोजन लखनऊ सेंट्रल कमांड मुख्यालय में किया जाएगा। यानी आप ये दो चीज़ें यहाँ पे, एक तो ये कि सेंट्रल कमांड का मुख्यालय लखनऊ में है, दूसरा ये पहली बार है जब यह भव्य परेड राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न होकर लखनऊ में की जा रही है। ऐसा किया क्यों गया, ये नया चलन क्यों चलाया गया? इसका कारण है सेना की आउटरीच नीति। सेना चाहती है कि उसके अनुशासन को, उसके गौरव को और राष्ट्रीय गौरव की इस परंपरा को लोग करीब से समझें। विभिन्न क्षेत्रों में इसका आयोजन हो, जिससे स्थानीय लोग सेना के करीब आने का मौका मिलेगा और युवाओं में सैन्य सेवा के प्रति रुचि बढ़ेगी। सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस हमने आपको बताया 14 जनवरी वयोवृद्धों का सम्मान। प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है। यह दिन फील्ड मार्शल KM करियप्पा की 1953 में सेवानिवृत्ति की स्मृति में समर्पित है। वही दो बातें जो हमने आपको बताई थी वो आपके अभी हमने क्लियर कर दी है। वयोवृद्ध सैनिकों का योगदान भारतीय सेना में कितना महत्वपूर्ण है, उनका त्याग, साहस और समर्पण को याद करना इसका उद्देश्य है। साथ ही सरकारी पेंशन योजनाएं और सहायताओं में उनको शामिल करना इस दिन को उद्देश्य है। सक्सकाम वैली भारत का विवादित क्षेत्र, आपको पता है सक्सकाम वैली POK जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसका हिस्सा है। 1963 का विवाद, पाकिस्तान ने 1963 में इस क्षेत्र को अवैध रूप से चीन को सौंप दिया था। भारत का तर्क था कि ये हमारा क्षेत्र है, इसको पाकिस्तान किसी देश को सौंप नहीं सकता, ये उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में भारत सक्सकाम वैली को अपना अभिन्न क्षेत्र मानता है, अभिन्न अंग मानता है। सक्सकाम घाटी का जो सामरिक महत्व है उसे आप समझेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जहां हमारी सेना तैनात है इस वक्त, उसके सबसे नज़दीक है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का दावा है कि सक्सकाम घाटी को वो अपना अभिन्न अंग मानती है और अपने आधिकारिक मानचित्रों में भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाती है। प्रायद्वीपीय नदियों में गाद और जल भंडारण की चुनौती उत्पन्न हो रही है। यहाँ पे दो नदियों की चर्चा की गई है आज के पेपर में, कावेरी नदी और कृष्णा नदी। कावेरी जिसका उद्गम कोडागू जिले के तालकावेरी से है, जबकि इसकी सहायक नदी हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ और काबिनी है। गाद जमाव से जल भंडारण क्षमता में कमी आ रही है, जबकि कृष्णा नदी में महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास प्रमुख सहायक नदियों की बात करेंगे। आज का सेशन हम थोड़ा तेज़ी से ले रहे हैं। इसका कारण ये है कि अगर वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसको अपलोड करने में, क्योंकि यहाँ नेट की भी समस्या है, अपलोड करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तुंगभद्रा, भीमा, मूसी हैं।
बांधों और जलाशयों में गाद की समस्या इसको भी प्रभावित करती है। बायोबिटुमिनस पराली की सड़ें के आपको पता है दिल्ली में इस वक्त सर्दियों के मौसम में पराली जलाने से किस तरह का घना कोहरा छा जाता है। अब उसको अर्थव्यवस्था में शामिल करने के लिए सरकार ने एक बायोबिटुमेन का प्रयोग किया है। पराली का संग्रहण किया जाएगा, रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से पराली को बायोबिटुमेन यानी जो डामर जिसे आप कहते हैं उसमें परिवर्तित किया जाएगा। उसका प्रयोग सड़क निर्माण में किया जाएगा, जिससे लाभ क्या होंगे, स्टेबल बर्निंग में कमी यानी जो पराली जलाने की प्रथा है उसमें कमी आएगी, पर्यावरण का संरक्षण होगा, क्रूड ऑयल आयात में कमी आएगी। आपको पता है वो जो डामर होता है उसको बनाने के लिए हमें क्रूड ऑयल की आवश्यकता होती है। अगर हम अपनी पराली से उस बिटुमेन को बना लेंगे जिससे हमारी विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। सीपीआई मुद्रास्फीति महंगाई में गिरावट। सीपीआई की जो मौद्रिक नीति में आरबीआई हर माह इसको जारी करती है। इसका आधार वर्ष 2012 है। अब तक इस वर्ष यानी 2026 में जल्द ही शायद ही जनवरी या फरवरी के महीने में ही आरबीआई इसको परिवर्तित कर सरकार इसे परिवर्तित कर 2012 के स्थान पर 2024 करने वाली है। ये करंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें गिरावट ये दिखाती है कि आम जन को जो जनमानस की यूज की वस्तुएं हैं उनका रेट गिर रहा है, कम हो रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2.0 के अंतर्गत ग्रीन हाइड्रोजन क्या है हम आपको साथ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन है जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग करके पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा उत्पादित की जाती है। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग करने में भी जो ऊर्जा लगती है वो भी अपने आप में एक तरह की ग्रीन एनर्जी है, इसलिए पूर्णतः ग्रीन ऊर्जा है। शायद वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। मत्स्य 6000 गहरे समुद्र की खोज समुद्रयान मिशन। ठीक है, आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। खांसी भी आ रही है तो बोलने में तकलीफ हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल बाकी चीज़ें हम शेयर करेंगे आपके साथ। थैंक यू।